अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रफ़ीक बोल रहा हूँ बॉम्बे से। आपा का वीडियो सुना और खुशियों की इंतहा नहीं रही कि एक नई सुबह का सूरज तुलू होने जा रहा है जो हमारी ज़िंदगी में खुशियों का रंग भरने जा रहा है। और मैं तमाम हीरा ग्रुप फैमिली मेंबर्स की जानिब से आपा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि जब बंदा अल्लाह पर तवक्कल करता है तो वो मायूसी से महफूज हो जाता है, लेकिन मसलहत पसंदी से, हिकमत अमली से तदाबीर करना और दुआओं का सहारा लेना, ये मोमिन का हथियार है जो न सिर्फ उसकी तकदीर को बदलता है बल्कि उसके रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करके उसकी राहों को हमवार करता है। जब भी कोई शख्स अपने पैसों से कारोबार करता है तो ऐसी सूरत में वो किसी को जवाबदेह नहीं होता, लेकिन अगर उसके कारोबार में किसी और का भी पैसा लगा हो तो वो उस शख्स को जवाबदेह हो जाता है जिसका पैसा लगा हो। आपा के ऊपर इतना टेस्टिंग टाइम आया, लेकिन ये बात बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस टेस्टिंग टाइम में आपा को लीगली रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी एक शख्स भी मुझे नज़र नहीं आया जो आपा को, हालांकि इतना बड़ा अंपायर है, इतने एग्जीक्यूटिव्स होंगे, MED होंगे, मगर किसी ने भी आपा को लीगली रिप्रेजेंट नहीं किया। अब जब शुरुआती दौर में जब ये मामला सामने आए तो मेरा दिल बैठ गया कि यार एक ही दिन के अंदर सारा इतना बड़ा अंपायर वैनिश हो गया और हमारे पैसे डूब गए। अब पता नहीं कैसे मिलेंगे, क्या होगा। जब मैंने साजिश सेशन वालों की ऑडियो सुना तो उनकी साजिशों की गहराई का मुझे अंदाज़ा हो गया और उनका मकसद भी मुझे समझ में आ गया कि इनको करोड़ों रुपए की दौलत, प्रॉपर्टी, कौड़ियों के दाम खरीदना है और जब तक ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने ख़ानदान के 32 अफराद के ख़िलाफ़ FIR करवाया है। तो साजिशें कितनी गहरी रची गई इस बात का मुझे अंदाज़ा हो गया। तशवीश की बात ये थी कि आपा तो अमानतदार थी मगर पैसा कौम का था और थोड़ी सी भी चूक लाखों लोगों की माशियात को तबाह कर सकती थी। और ये मामला ऐसा था कि ये महाज पर वक्तन फ़वक्तन ऐसा वक्त आने वाला था जिसमें कोई एंड राइट डिसीजन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। अब बिना आपा के ये मुमकिन ही नहीं था
अब आपा तो जगह पे मौजूद नहीं और ना ही कोई शख्स सामने आने को राजी था जो आपा की जगह ले सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई जब तक आपा बाहर नहीं आ जाती, मैं जिस अंदाज में भी हूँ आपा की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करूँगा। मैं आपा के जितना काबिल नहीं था, उसके बावजूद मैंने ये सोचा कि भाई ये एक नेक काम है और अल्लाह इसमें मेरी मदद करेगा। तो मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे जिसकी बुनियाद पर मैं एक्टिव पार्ट नहीं कर सकता था। इसके लिए मैंने व्हाट्सएप का और यूट्यूब का सहारा लिया। तो सबसे पहले मैंने 3 बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। अव्वल तो ये कि आपा इस जगह होती तो क्या डिसाइड करती थी। दूसरा ये कि दोबारा कोई साजिश न रची जाए, तो उस साजिशों को चिंगारी से शोला बनने से पहले बुझाना होगा। और तीसरा ये कि साजिश रचने वाले जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, ये पीछे हटने वाले नहीं। और लीगल बैटल इज ओनली द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम और सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। इन 3 बातों को जहन में रखते हुए मैं अक्सर व बेशतर ऑडियोज बना रहा था। सुप्रीम कोर्ट के मामले में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि ये आखिरी कड़ी थी। इसमें छोटी सी छोटी बात को मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा था। अब सबसे पहले मैंने ये सोचा कि भाई कुछ इस तरह से रास्ता निकाला जाए कि कंपनी को लड़ना भी ना पड़े और कंपनी जीत भी जाए। अब मेरी इस सोच को अगर मैं किसी के साथ शेयर करता तो वो मेरा शुमार बेवकूफ़ों में करता था, ये आदमी पागल है। लेकिन थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट्स के जो लीगल टीम्स थी, उसने मेरी इस सोच को इतने खूबसूरत अंदाज में अपने ग्रिप में लिया कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जीतने के लिए सबसे पहले तनाज़े को ख़त्म करना था। तो जो कंप्लेनर का और कंपनी का जो तनाज़ा था उसको ख़त्म किया गया, उनको रिस्पोंडेंट ही नहीं बनाया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो कोई तनाज़ा पेश नहीं हुआ, सिर्फ एक फरियाद पेश की गई। उस फरियाद की निचोड़ ये थी कि गवर्नमेंट की एजेंसी ने पॉलिटिकल प्रेशर में आकर अपने पावर्स का मिसयूज किया, वरना कंप्लेनरों का पैसा 1 महीने के अंदर उनको मिल जाता था। अगर ये पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता और गवर्नमेंट की मशीनरीज अपने पावर्स का मिसयूज नहीं करती, तो कंप्लेनर का पैसा 1-1.5 महीने में उनको मिल जाता था। तो जिस दिन ये केस एडमिट हुआ, कंपनी का तनाज़ा अदालत से ख़त्म, क्योंकि ये फरियाद थी। रही बात रिस्पोंडेंट की, तो रिस्पोंडेंट के साथ में कंपनी का कोई तनाज़ा नहीं था। रिस्पोंडेंट के साथ में अदालतों का तनाज़ा था।
उनको ये बात साबित करना था कि हमने अपने पावर्स का मिसयूज नहीं किया। विक्टिम एसोसिएशन भी इसका हिस्सा बनी, रिस्पोंडेंट बनी, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट एजेंसी नहीं थी, इसके लिए कोर्ट ने उनको बहुत पहले जीरो कर दिया और इंटरटेन भी नहीं किया। अब आ गई फैसले की घड़ी। तो 5 तारीख को आपा को बेल हो चुकी। यहां तक के जजों ने कलम भी उठा लिया, लेकिन ये फैसला कुदरत को मंजूर नहीं था। कुदरत को कुछ और मंजूर था। अभी कंप्लेनरों की तकदीर का फैसला होना बाकी था, इसके लिए वो घड़ी टल गई। 5 तारीख की जब कोर्ट की प्रोसीडिंग मेरी निगाहों से गुजरी तो उसमें मुझे 2 क्लेम मिले। अव्वल तो ये कि आपा को बेल हो गई, दूसरा ये कि अदालतों ने जब कंपनी ने बेल एप्लीकेशन किया तो उसमें सब तफसील लिख कर दिया कि किस बुनियाद पर हम बेल तलब कर रहे हैं। तो फिर अदालत ने फिर ये क्यों कहा कि भाई तुम दोबारा लिख कर दो। तो मैंने ये सोचा कि भाई यार इस अपॉर्चुनिटी का सही फायदा उठाना है और बाजी को पलटना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंप्लेनरों का पैसा 6 हफ्तों में पूरा मिल जाता तो साजिश रचने वालों के लिए तो ये सुनहरा मौका होता। तो अगले महीने जो विड्रॉल आने वाले हैं, साजिश रचने वाले तो उसको कंप्लेनर में कन्वर्ट करने जा रहे थे, और अगर ऐसा हो जाता तो कंपनी तो बहुत बड़े भंवर में आ जाती थी। तो सबसे पहले मैंने ये आवाज़ उठाई कि कंप्लेनरों को डिविडेंड नहीं देना है। मेरी आवाज़ पे सबने लब्बैक कहा। अब आ गई 19 तारीख की बात। तो 19 तारीख को जब ये मामला अदालत के सामने आया तो अदालत भी हैरान कि भाई तुमने इससे पहले जो लिख कर दिया उसमें तो तुमने ये जिक्र किया नहीं, फिर ये नया फंडा कहाँ से आया कि हम डिविडेंड नहीं देंगे। अब चूंकि फरियादी की फरियाद भी जायज़ थी, इसके लिए अदालत को भी गौर करना पड़ा, और 1 घंटा 6 मिनट बहस चली, और उस दिन कंप्लेनरों की तकदीर का फैसला हुआ और उनके मामलात को 50 करोड़ में सेटल किया गया। लेकिन अदालतों ने ये कहा कि भाई पहले तुम अपनी जेन्युइनिटी को प्रूव करो कि तुम वाकई देना चाहते थे या तुम मनगढ़ंत बात लेकर आए हो। तो सबसे पहले तुम जो FIR हुए हैं उनका पैसा कोर्ट में तुम डिपॉजिट करो। अब आपा ने अपना अहद भी पूरा किया कि भाई मेरे को किसी का 1 रुपया डुबाने की नीयत नहीं थी, और मैं 1.5 महीने के अंदर कंप्लेनर का पैसा देना चाह रही थी, मगर मुझे देने से रोका गया। तो आपा ने अपना अहद पूरा कर दिया, आपा की जिम्मेदारी खत्म। अब अगली तारीख में जो होगा वो ये होगा कि भाई ये 50 करोड़ आ गए हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। तो वो कोर्ट अगली तारीख में डिसाइड करेगी कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट नाउ। लेकिन 50 करोड़ विल रिमेन द सेम, लेकिन जो आपा ने जो चेक्स इश्यू किए हैं वो सिस्टम में बदलाव आने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम उसको जस्टिफाइड नहीं कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। तो उसके लिए जो चेक्स हैं
उसमें 100% बदलाव आने वाला है, क्योंकि 50 करोड़ ही देना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लेम। अगर 200 करोड़ का भी क्लेम है तो ये 50 करोड़ ही मिलेंगे। तो आपा का वादा भी पूरा हो गया और मसला भी 50 करोड़ में हल हो गया। अब रही बात वो 3 लाख की, जो आउट ऑफ वे जाकर किसी को मिला है, अब बजाय 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ने के वो नए नए दावे पैदा कर, तो अब कंपनी उसके खिलाफ डेफेमेशन केस दाखिल करने वाली है। उसके पास वकील है, वो उसको बचाव का रास्ता दिखा देंगे, वरना उसके अंजाम से दुनिया इबरत हासिल कर लेगी। अलकिस्सा मुख्तसर कि आपा जब तक जेल में थी, मैंने अपने टूटे फूटे अंदाज में जिस तरह से मुमकिन हुआ मैंने जिम्मेदारियों को, आपा की जिम्मेदारी को निभाया। अब आपा बाहर आ गई हैं, मुझसे ज़्यादा काबिल हैं और अपने कारोबार को वो मुझसे करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर जानती है, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म।